Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Object Oriented Programming in lecture number 13. बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पे C++ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के, और उस हवाले से हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया था। कंस्ट्रक्टर काफ़ी अहम रोल जो है C++ प्रोग्रामिंग में या ऊप की प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का काफ़ी अहम रोल है, जो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, उसका कोड देखा, और फिर हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की बात की, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की बात की। तो ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको अपने तौर पे बुक में और इनको प्रोग्राम भी बना के देखा होगा। हम भी आगे प्रोग्राम बनाएंगे कुछ लेक्चर्स के बाद। वहीं जब ये 3-4 कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम इनको आगे एक केस स्टडी के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे इसका। तो बेसिकली वही मेंबर फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात की, कंस्ट्रक्टर्स की बात की, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात की, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की बात की। तो ये सारे वो कंटेंट है जो हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को ज़रा आगे उसमें चीज़ें हैं एग्जांपल्स करके देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड व्हेन इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ पास्ड बाय वैल्यू टू ए फंक्शन, जब किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास होती है तो तब यूज़ होता है। एग्जांपल हम कवर करते हैं यहाँ पे, मतलब फंक्शन 1 हम एक यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास किया है और मेन फंक्शन हमने बनाया। मेन फंक्शन में हमने कहा कि स्टूडेंट ए, तो हमने इसको अहमद पास किया। अब ये जो अहमद है ये एक स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट का डाटा मेंबर आप नेम समझ लें। फिर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट ए को मैं असाइन करता हूँ स्टूडेंट बी के अंदर, तो बी भी जो है वो अहमद पे सेट हो जाएगा। और फिर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ स्टूडेंट ए, तो स्टूडेंट ए जब फंक्शन कॉल होगा तो मुझे जब अहमद पास होगा ऑफ कोर्स। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। यानी अब ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर हम आउट ऑफ द क्लास बॉडी डिफ़ाइन करने लगे हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास किया। ये बिल्कुल वही मेथड है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने पास किया। रोल नंबर ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर को हमने रोल नंबर में सेट कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट नेम को हमने नेम में सेट कर दिया, और ऑब्जेक्ट डॉट GPA को हमने GPA में सेट कर दिया। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो दैट इज़ द शैलो कॉपी। तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो स्टूडेंट ए के डाटा मेंबर्स होंगे वही कॉरस्पॉन्डिंगली कॉपी हो जाएंगे स्टूडेंट बी के अंदर। व्हेन वी इनिशियलाइज द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, द कंपाइलर कॉपी द स्टेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ कॉल्ड कॉपी द शैलो कॉपी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। मैंने दोबारा इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे मैंने कहा कि स्टूडेंट अहमद है, तो यहाँ पे अब आप देखें कि स्टूडेंट अहमद जो है वही मेमोरी के ऊपर ये लेबल कर दिया मैंने। अब यहाँ स्टूडेंट बी बनाया तो मैंने उसको स्टूडेंट ए एलोकेट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, स्टूडेंट बी भी इसी अहमद को पॉइंट करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये आपने गौर करना है कि दोनों जो है वो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम मतलब प्रॉपर एग्जांपल कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ए, उसको हमने नेम दी अहमद और उसका रोल नंबर 1 है। तो इसी तरह मैंने रोल नंबर ए को जब बी में दिया असाइन, तो वही मैंने कहा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। उसके बाद हम यानी अब हम अगर दोबारा डिफ़ाइन करें इसको यानी एज अ डीप कॉपी के तौर पे, तो वो तो शैलो कॉपी थी जिसमें दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं डीप कॉपी बनाने लगा हूँ इसकी। तो डीप कॉपी में अब आप देखें कि मैं सबसे पहले एक लेंथ वेरिएबल इन टाइप का है, मैं उसमें इस ऑब्जेक्ट के नेम की लेंथ ले लेता हूँ। यानी इस ऑब्जेक्ट के नेम की मैंने लेंथ ले ली, जो कि मुझको ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन रिटर्न करेगा, वो मैं लेंथ में स्टोर कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ, यानी न्यू का ऑपरेटर है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाता है।
इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ करेक्ट लेंथ प्लस 1 प्लस क्यों, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्ट्रिंग जो है अगर फ़र्ज़ करें 8 करैक्टर पे मुश्तमिल है तो एक जो है वो एक्स्ट्रा करैक्टर यूज़ होता है सी में जिसको नल करैक्टर कहते हैं। तो ये लेंथ मुझे मिल गई यहाँ से, फ़र्ज़ करो लेंथ 20 थी तो ये 21 की जो मेमोरी है वो मैं एलोकेट करवा के नेम में डाल रहा हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम से जो नेम आया है उसको मैं नेम में कॉपी कर लेता हूँ स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की मदद से, और फिर जो है वो रेस्ट ऑफ द डाटा मेंबर यानी रोल नंबर है तो रोल नंबर हो जाएगा, जीपीए है तो जीपीए हो जाएगा। अब जो है मैं मेन फंक्शन में जब आता हूँ तो मैं कहता हूँ अहमद 1, मैंने यहाँ पे अब ये अहमद की मेमोरी बनी यानी अहमद का ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में, उसको अहमद जो है वो यूँ पे कहा। उसके बाद मैं कहता हूँ स्टूडेंट बी के अंदर मैं ए को असाइन कर देता हूँ, तो अब जो है वो अहमद के लिए अलग मेमोरी बनी। यहाँ पे देखें अहमद के लिए मेमोरी अलग बनी, स्टूडेंट बी के लिए उसमें ये अहमद कॉपी हुआ। पहले ये था कि उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना उसने शुरू कर दिया था, जो कि मेमोरी लीक्स और दूसरी तरह के इश्यूज़ जो हैं वो सामने लेके आता है। लेकिन इस केस में अब आप देखें कि मेमोरी मेरी डिफरेंट है, नाम उसमें चाहे सेम पड़ा हुआ है। वो मेरा इंटेंशन भी यही था कि मैं स्टूडेंट ए को बी में कॉपी करना चाहता था, अहमद था तो उसको भी मैं अहमद करना चाहता था। लेकिन शैलो कॉपी में जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी कि उसमें यानी ए की जो मेमोरी में अहमद पड़ा था बी को भी मैंने उसके साथ पॉइंट आउट करा दिया था, यानी दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ए के लिए मेमोरी अलग है, बी के लिए अलग है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ अगर सेम पड़ी हैं तो उसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हम चाह रहे थे। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ नॉर्मली यूज टू परफॉर्म द डीप कॉपी। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हम डीप कॉपी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अभी हमने किया है। शैलो कॉपी पे हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेमोरी लीक्स और इस तरह के एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। If we do not make the copy constructor, then compiler perform the shallow copy. अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली शैलो कॉपी परफॉर्म कर देगा और फिर उसके इशू आएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रक्टर का है। अभी हमने कंस्ट्रक्टर हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन किया था, डिस्ट्रक्टर भी एक क्लास का मेंबर होता है या मेंबर फंक्शन होता है। डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू फ्री द मेमोरी दैट एलोकेट द थ्रू द डायनेमिक एलोकेशन। अभी हमने मेमोरी एलोकेट करवाई थी कॉपी कंस्ट्रक्टर में न्यू के ऑपरेटर से। इस मेमोरी को हमने ले तो लिया हीप से, यानी हमें मिल तो गई, हमने यूज़ कर लिया, अब हमने यूज़ करके उसको वापस भी करना है। अगर हम वापस नहीं करेंगे तो ये रैम से मेमोरी आपको मिलती रहेगी और पीछे सोर्स में आप मेमोरी कम होती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो फिर हमें उसको वापस भी देना पड़ता है, यानी उस मेमोरी को डिलीट या डी एलोकेट भी करवाना प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू परफॉर्म द हाउस कीपिंग ऑपरेशन। बेसिकली डिस्ट्रक्टर का काम यही है कि जो मेमोरी आपने एलोकेट करवाई है उसको डी एलोकेट करवा दिया जाए। तो डिस्ट्रक्टर जो है इज़ ए फंक्शन विद द सेम नेम ऑफ दैट क्लास। जैसे कंस्ट्रक्टर भी उसी नाम से बनता है जो नेम क्लास का होता है, डिस्ट्रक्टर भी उसी नेम से बनता है। लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि हम ये टिल्डा साइन यूज़ करते हैं, इसको टिल्ड साइन कहते हैं, ये नाम से पहले हम इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट्रक्टर में नहीं ये साइन इस्तेमाल करते थे लेकिन डिस्ट्रक्टर में करेंगे। एग्जांपल से हम ये चीज़ वाज़े कर देते हैं कि यहाँ स्टूडेंट की क्लास बनाई, बेसिकली यहाँ पे हम एक डिस्ट्रक्टर बना रहे हैं। अब देखें मैंने वही स्टूडेंट नाम ही लिखा है जो क्लास का नाम है, लेकिन उससे पहले मैंने टिल्ड साइन दे दिया है। ये टिल्ड साइन डिस्ट्रक्टर को ज़ाहिर करता है। हम कह रहे हैं कि इफ़ द नेम अगर तो नेम की मेमोरी बनी है तो उसको डिलीट कर दो। ये डिलीट और आगे ये मैंने अरे ऑपरेटर लगा के आगे नेम लिख दिया उसका, तो ये मेमोरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये देखें मेमोरी मेरी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ये मैं यानी जो अभी लास्ट प्रोग्राम बनाया था कॉपी कंस्ट्रक्टर में, ये कोड स्नाइपेट जो है वहाँ पे मैं लाजमी लिखूँगा। अगर नहीं लिखूँगा तो जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे वो हर दफ़ा मेमोरी तो वहाँ से उठाता रहेगा लेकिन उसको वापस नहीं करेगा, जिससे मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी और रैम की जो मेमोरी है वो अगर जैसे जैसे कम होती चली जाएगी तो बाकी काम आपकी एक्टिविटी यानी मल्टीटास्किंग वगैरह स्लो होती हुई चली जाएगी।
ओवरलोड जो है, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया था वैसे डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास का एक ही डिस्ट्रक्टर होता है और वो टिल्ड साइन से हम शो करते हैं, बाकी डिस्ट्रक्टर हम नहीं बना सकते। तो सीक्वेंस ऑफ कॉल देख लेते हैं हम आखिर में कि ये कॉल कैसे होते हैं, इनके कॉल्स में ऑर्डर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये दोनों हम खुद कॉल नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इन द सीक्वेंस इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ डिक्लेयर्ड। फर्ज करें आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो स्टूडेंट 1 का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर 2 का कॉल होगा, फिर 3 का होगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर का जो कॉलिंग है वो रिवर्स में ऑर्डर में होती है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट 3 वही बनाए हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर सबसे पहले स्टूडेंट 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर 1, 2, 3 और डिस्ट्रक्टर रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमने ये स्टूडेंट का वही नेम बनाया, तो जस्ट हमने इसमें सी आउट हमने नेम करवा लिया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का डिस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया, इसमें भी मैंने नेम डिफ़ाइन करवा लिया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैसेज दे दिया कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। तो मैं मेन प्रोग्राम में आया, तो मेन प्रोग्राम में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट बी अली, तो यहाँ पे स्टूडेंट ए अहमद। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए और फिर उसके बाद मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि अली का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर अहमद का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर सबसे पहले डिस्ट्रक्टर किसका कॉल हुआ, अहमद का हुआ, फिर आखिर में अली का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये ऑर्डर ऑफ जो कॉलिंग है कंस्ट्रक्टर की वो डिस्ट्रक्टर की उससे रिवर्स में होती है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद एक्सेसर फंक्शन होते हैं। एक्सेसर फंक्शन यूजुअली द डाटा मेंबर्स आर डिफाइंड इन द प्राइवेट पार्ट ए क्लास द इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमने जो क्लास का मेजर पार्ट होता है प्राइवेट डाटा मेंबर्स का, वो हमने आउटसाइड ऑफ द क्लास यानी यूज़र से हाइड रखना है। एक्सेसर फंक्शन आर यूज टू एक्सेस दीज द प्राइवेट डाटा मेंबर्स। ये एक्सेसर फंक्शन ही इनको राइट करते हैं। एक्सेसर फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिससे हम एरर जो है वो कम से कम करते हैं। और इनको अब हम देख लेते हैं। बेसिकली इनको गेटर सेटर फंक्शन कहते हैं और ये हम लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें ताकि हमसे मिस्टेक्स ना हो। तो मैं स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूँ, रोल नंबर मैंने बनाया, फ़िलहाल मैंने एक ही डाटा मेंबर बनाया, बाकी और भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने देखें सेट रोल नंबर, वाइड सेट रोल नंबर, इसकी रिटर्न टाइप मैंने वाइड रखी है, इसका नाम रखा है सेट रोल नंबर और इसको मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ इंट रोल नंबर। अब मैंने क्या किया, जो भी रोल नंबर एज ए पैरामीटर आया है मैंने उसको अपने प्राइवेट डाटा मेंबर में एक्सेस करके असाइन करवा लिया। इसी तरह यहाँ पे अवॉइडिंग द एरर्स जो हैं वो हमारे एरर्स ख़त्म। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, सेट रोल नंबर को डिफ़ाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर। हमने जस्ट यहाँ पे देखें कि इस केस में अगर आप देखें तो मैंने इसको डिफ़ाइन यहाँ पे कर दिया था। अगर आप दूसरा तरीका चाहते हैं कि क्लास से बाहर करना है तो क्लास से बाहर आप इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं स्कोप रेजोल्यूशन से, जैसे हम पहले देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कहा है कि रोल नंबर अगर यूज़र गलत डाल देता है, माइनस में डाल देता है, तो फिर हम उस एरर को कैसे ठीक करें। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ द रोल नंबर इज़ लेस दैन 0 तो फिर क्या करो, रोल नंबर की वैल्यू 0 पे सेट कर दो। कि अगर यूज़र ने कोई -1 डाल दिया है या -25 डाल दिया है तो मैं रोल नंबर को 0 पे ही रखूँगा, मैं माइनस में नहीं लेके जाता। ये फिर मेरा वो जो स्टेट है उसकी ख़राब होती है ऑब्जेक्ट की। अदरवाइज़ मैं क्या कहता हूँ कि अगर यूज़र ने रोल नंबर कोई पॉजिटिव दिया है यानी 0 से छोटा नहीं है तो फिर मैं एज ए रोल नंबर कॉपी करवा देता हूँ। इसमें मैं कॉपी नहीं करवा रहा, इसमें मैं 0 ही डाल रहा हूँ ताकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल स्टेट में ना जाए। अब जो है गेटर की एग्जांपल देख लें, ये सेटर की थी। गेटर ऑलमोस्ट जो है वो डाटा जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनमें से डाटा रिट्रीव करके आगे आपको पहुंचाना होता है फॉर द प्रोसेसिंग। यहाँ पे हम अब जो है वो रोल नंबर ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने गेटर बनाया। गेटर जो है उसकी रिटर्न टाइप मैंने इंट रखी है क्योंकि ये मुझे अब एक रिटर्न टाइप इन टाइप का डाटा वापस करेगा। मैंने यहाँ पे रिटर्न रोल नंबर कहा तो रोल नंबर से जो वैल्यू पड़ी होगी वो ये मुझे रिटर्न करेगा और मैं इसको जाके आगे यूज़ कर लूँगा। आगे जो एक इंतहाई अहम चीज़ है वो है दिस पॉइंटर। ये दिस पॉइंटर क्या है जी,
ये दिस पॉइंटर ये है कि आपके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, यानी आप फ़र्ज़ करें 4-5 ऑब्जेक्ट आपने बना लिए हैं, लेकिन जिस वक्त आप वैल्यू ले रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट की, उस करंट वैल्यू को या करंट पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वही स्टूडेंट की क्लास बनाई, रोल नंबर, और एज ए नेम जो है मैंने एज ए करैक्टर टाइप रखा, GPA रखा फ्लोट टाइप का, और पब्लिक में मैं इंट गेटर लिख रहा हूँ, गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर। उसके बाद इसी तरह मैं बाकी भी दूंगा, सेट नेम, गेट नेम और सेट GPA और गेट GPA, वो भी मैं इस मेंबर फंक्शन ऐड करूँगा, तब जाके ये मेरी क्लास मुकम्मल होगी। और ये डॉटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो आपने ख़ुद लिखने हैं। यहाँ डाटा मेंबर्स मैं जस्ट 2 की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो दिस पॉइंटर का इस्तेमाल, द कंपाइलर रिजर्व द स्पेस फॉर फंक्शन डिफाइन इन द क्लास। तो कंपाइलर फंक्शन के लिए एक स्पेस रिज़र्व करता है और वो आपके करंट डाटा टाइप यानी करंट ऑब्जेक्ट के लिए होती है। स्पेस फॉर द डाटा इज़ नॉट एलोकेटेड, स्पेस जो है वो उसमें डाटा एलोकेट नहीं होता, बल्कि यह आपके सामने यहाँ डायग्रामेटिकली जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें स्टूडेंट जो है यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन स्पेस है जिसका नाम मैंने रखा है गेट रोल नंबर। तो यहाँ पे अब आप देखें कि S1, S2 और S3 के लिए तो मैं ये फंक्शन स्पेस है, इसमें S1 का रोल नंबर अलग पड़ा हुआ है, S2 का अलग पड़ा हुआ है, S3 का अलग पड़ा हुआ है। बेसिकली फंक्शन स्पेस इज़ कॉमन फॉर द एवरी वेरिएबल, तो सब के लिए अलग अलग फंक्शन स्पेस होता है। व्हेन एवर ए न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड द मेमोरी रिज़र्व फॉर द वेरिएबल ओनली। तो मैंने जैसे कहा है कि आप स्टूडेंट 1 बनाएंगे तो उसके लिए मेमोरी अलग होगी, स्टूडेंट 2 के लिए मेमोरी अलग होगी, स्टूडेंट 3 के लिए अलग होगी। तो ये सारी चीज़ है। मेमोरी लेआउट फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यहाँ पे अब आप देखें कि ये आपके पास फंक्शन स्पेस है, इसमें मैंने S1 का रोल नंबर अलग पड़ा हुआ है, S2 का अलग, S3 का अलग, S4 का अलग, इसी तरीके से उनका नेम भी अलग अलग स्पेस में पड़ा हुआ है, GPA भी अलग अलग स्पेस में पड़ा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो हाउ डज़ द फंक्शन नो विच ऑब्जेक्ट द एक्ट, यानी जब आप गेट रोल नंबर कहते हैं तो वो किस रोल नंबर को निकाले, यानी स्टूडेंट 1 के रोल नंबर को निकाले, स्टूडेंट 2 के रोल नंबर को निकाले, स्टूडेंट 3 के नंबर को। तो ये दिस पॉइंटर जो है वो इस चीज़ को सॉल्व करता है। एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज़ पास टू द कॉलिंग फंक्शन, यानी हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया जाता है, यानी एज स्टूडेंट 1 का अलग होगा, स्टूडेंट 2 का अलग होगा। तो फ़र्ज़ करें मैं स्टूडेंट 1 पास कर रहा हूँ तो उसका एड्रेस पास होगा, स्टूडेंट 2 कर रहा हूँ तो उसका होगा। तो यहाँ पे द वेरिएबल कंटेनिंग द सेल्फ एड्रेस इज़ कॉल्ड पॉइंटर, यानी अब ये S1 का एड्रेस पड़ा हुआ है, S2 का एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे S3 का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो सबका इंडिविजुअल एड्रेस है। बेसिकली ये चीज़ जो है वो हम पासिंग थ्रू द दिस पॉइंटर हम करेंगे। व्हेन एवर द फंक्शन इज़ कॉल्ड द दिस पॉइंटर इज़ पास्ड एज ए पैरामीटर टू द फंक्शन, यानी जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये दिस पॉइंटर जाता है उस फंक्शन में, और दिस पॉइंटर का काम ये होता है कि जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसका रोल नंबर उठा के लेके आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम S1 के ऊपर गेट वाला कॉल कर रहे होंगे तो S1 को एड्रेस को जाके उठाएगा। अगर हम S2 के ऊपर गेट वाला मेथड कॉल करेंगे तो S2 वाला करेगा। बेसिकली आगे डीपली अगर आप इसको जाके देखें तो आगे जाके उसको बताता कौन है, ये दिस पॉइंटर बताता है। फंक्शन विद n पैरामीटर एक्चुअली कॉल्ड n+1 पैरामीटर्स। तो एग्जांपल जो है वो आपके सामने है, यहाँ पे हम सेट नेम की कर रहे हैं, उसी को लेके चल रहे हैं। इंटरनली कोड जो है वो वही है जो आप पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट स्टूडेंट पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि डाटा टाइप यहाँ पे इंट, यानी दिस पॉइंटर आप बना भी सकते हैं। यहाँ पे इसकी इंट का होगा तो ये इंट का बन जाएगा, करैक्टर का होगा तो करैक्टर का बन जाएगा, फ्लोट का होगा तो फ्लोट का हो जाएगा। तो कंपाइलर जो कोड जनरेट करता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है, उसमें मैंने रोल नंबर 0 लिखा है, और यहाँ पे मैंने दिस पॉइंटर पास किया, और दिस पॉइंटर के साथ ये एरो का यानी एक माइनस साइन और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर जो है यानी इसके पॉइंटर में रिटर्न होगा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। एक तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमने अगेन जो है वो उसको रिविज़िट किया, उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस किया, उसकी एग्जांपल्स देखी, उसके बाद हमने बेसिकली
मेंबर एक्सेसर फंक्शन देखे जिसमें हमने गेटर और सेटर फंक्शन को देखा, और फाइनली हम दिस पॉइंटर को देख रहे हैं। आगे दिस पॉइंटर को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे, इसकी और एग्जांपल भी कवर करेंगे। बेसिकली दिस पॉइंटर का काम मैंने जैसे कहा है कि करंट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको पॉइंट कर रहा होगा। S1 का रोल नंबर है तो उसको पॉइंट कर रहा होगा, S2 का है तो उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो आज के लेक्चर में बस हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।